नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी की अंत्येष्टि में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा, तीर्थ सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट सहित कई कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी समेत बड़ी संख्या में संत समाज और कार्यकर्ताओं ने भी अंतिम विदाई दी। इस दौरान माहौल पूरी तरह से गमगीन रहा और सभी ने दिवंगत नेता के योगदान को याद किया। खंडूरी के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सभी ने प्रेरणा स्रोत बताया। नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड के विकास और सुशासन में उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। के लिए कई कार्यकर्ता जो हैं वहां मौजूद रहे। तो पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आपको बता दें सीएम धामी जो है वो मौजूद रहे। इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन भी उनके घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कई मंत्री और सांसद वहां मौजूद रहे। अब रुक कर लेते अगली खबर की। कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपनी नई कार्यकारिणी के गठन की तैयारी में है। इस संबंध में प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गौड़ियाल ने बताया कि पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं और कार्यकर्ताओं से वो लगातार संवाद भी कर रही हैं। इस दौरान संगठन की मजबूती और नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभारी ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि संगठन को किस स्तर पर और किस तरीके से मजबूत किया जाए। प्रदेश के कार्यकर्ताओं से बातचीत पूरी होने के बाद कांग्रेस की नई कार्यप्रणाली का गठन भी जल्द ही किया जाएगा। जल्दी ही होगा संगठन का। हमारी आदरणीय प्रभारी जी स्वयं भी पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं और स्वयं पूरे प्रदेश का दौरा करने के साथ उनकी जो ये सोच है कि वो खुद भी परख रही हैं लोगों को, तो वो इसी रूप में लोगों को परख रही हैं कि आगामी जो हमारी कार्यकारिणी बनेगी वो किस स्तर से हो, कैसे हो। जगह जगह जाकर वो सब चीज़ों को समझ रही हैं। हम सब भी उनके साथ जा रहे हैं, तो जल्दी ही ये जो हमारी समिति है जल्दी दिखेगा। अब रुक कर लेते अगली खबर की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को हरिद्वार स्थित खड़खड़ी शमशान घाट पर राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सहित कई राज्य के वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उनके पुत्र मनीष खंडूरी ने अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी की, जिससे माहौल अत्यंत भावुक हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि खंडूरी का सादगीपूर्ण और ईमानदार व्यक्तित्व तो हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी उनके निधन को देश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया और कहा कि केंद्रीय मंत्री के रूप में उनके कार्य हमेशा याद किए जाएंगे और दूसरों को प्रेरित करते रहेंगे। जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना हमारे पूरे परिवार के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। देखिए, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी, जो वर्षों इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री रहे, सेना में अधिकारी रहे, बहुत ही उनका जीवन एक सुलझे हुए विचार का और बहुत ही तपस्वी टाइप इस प्रकार के वो एक भूमिका निभाने वाले, हर प्रकार के दायित्वों में बहुत उसको सुचिता से, ईमानदारी से, लगन से, अनुशासन से उन्होंने पूरा किया, निभाया। अच्छी आयु उनको प्राप्त हुई। आज हमारे बीच से वो चले गए हैं। उनके कार्यकाल को
उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोग हमेशा याद रखेंगे। देखिए, मैं आज जो हम लोगों ने खोया है, जिस प्रकार से एक बहुत स्पष्टवादी जो राजनीति है उसके प्रतीक थे खंडूड़ी जी, और पिछले करीब 26-27 सालों में मुझे खंडूड़ी जी के साथ बहुत काम करने का भी अनुभव रहा, उनका आशीर्वाद भी बहुत मिला, और जिस प्रकार की राजनीति खंडूड़ी जी ने की है वो वाकई आज के सभी राजनेताओं के लिए बहुत ही उनको उसका पालन भी करना चाहिए, और बहुत बड़ी क्षति आज उत्तराखंड को, ये उत्तराखंड की एक पहचान थे खंडूड़ी जी। हम भगवान बद्री केदार से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की केदार घाटी में स्थित त्रियुग नारायण मंदिर अब आस्था के केंद्र के साथ साथ देश भर के 9 युगलों के लिए एक लोकप्रिय आध्यात्मिक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। इस पहल की सराहना करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की अपील की गई थी, जिससे राज्य में पर्यटन को नई दिशा मिली। उन्होंने कहा कि इस पहल से स्थानीय स्तर पर आय और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हो रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण त्रियुगी नारायण में देखा जा सकता है, जहां अब तक 100 से अधिक शादियां संपन्न हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि ये रोजगार के अपार अवसरों की भूमि भी है और सरकार इसे और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से आस्था और लगाव उत्तराखंड में यदा कदा देखने को मिलता है, वह यह अपने आप में साबित करता है कि इससे उत्तराखंड की धरती पर, हमारी देवभूमि पर कई प्रकार के रोजगार के भी अवसर खुलने को तैयार रहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक बात रखी थी, एक लोगों से अपील करी थी कि उत्तराखंड की यहाँ पर नैसर्गिक सुंदरता में अगर आप वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसको देखते हैं, यहाँ पर शादियाँ करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आय के साधन, रोजगार के साधन में बढ़ोतरी मिलेगी। अगली खबर की। देहरादून में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में भीड़ काफी कम नजर आ रही है। बढ़ती गर्मी के चलते लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है और गर्मी से बचने के लिए उपाय अपनाने पड़ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता हितेश त्यागी की ये खास रिपोर्ट। गर्मी का पारा लगातार चढ़ रहा है और 38 डिग्री सेल्सियस जो अभी का तापमान है, और अभी दोपहर का समय भी सही तरीके से नहीं हुआ है और जैसे जैसे दोपहर का समय बढ़ेगा ये पारा बढ़ने वाला है और गर्मी लगातार अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है। और ऐसे में जो लोग हैं घरों से उन्होंने निकलना बंद कर दिया है। वही लोग घरों से निकल रहे हैं जिनका या तो ज़रूरी काम है या किसी को जो महत्वपूर्ण कार्यों से कहीं जाना होगा। लेकिन लिहाजा इसके जिस तरीके से अस्पतालों में एकदम मरीजों की संख्या बढ़ी है, वहाँ पर डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी के चलते जो भी बीमारियाँ होती हैं उसके जो मरीज़ हैं वो अस्पतालों में लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। और ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग भी सचेत है, लगातार मीटिंग चल रही है क्योंकि राजधानी देहरादून का जो बड़ा मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में लगातार बढ़ते तापमान के चलते आम जन से सरकारों ने और प्रशासन ने अपील की है कि जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलने का काम करें, अन्यथा बाहर अननेसेसरी निकलने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इस अपील यहाँ पर प्रशासन ने आम जनमानस से की है। कैमरा पर्सन ललित के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। अब रुक लेते हैं अगली खबर की। कोटद्वार में दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री और भारी डिस्काउंट के विरोध में एक दिन की हड़ताल की है, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। आपको बता दें, शहर के सभी मेडिकल स्टोर्स बंद रहे, जिससे मरीजों को दवाओं के लिए परेशान होना पड़ा। हालांकि अस्पतालों में स्थित जन औषधि केंद्र खुले रहे, जिससे कुछ हद तक राहत मिली। दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी और भारी छूट के कारण उनके पारंपरिक व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको बता दें, कोटद्वार में दवा व्यापारियों की एक दिन की हड़ताल जो है वो देखने को मिली। आपको बता दें, ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ ये विरोध जो है वो देखने को मिला। मेडिकल स्टोर्स बंद रहे, वहीं इस दौरान मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अस्पताल में जन औषधि केंद्र जो है वो खुले रहे, जिसकी वजह से कुछ राहत जो है वो मरीजों को मिला। लेकिन बावजूद उसके जो मेडिकल स्टोर्स थे वो आज पूरे दिन बंद रहे
ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया। दवा व्यापारियों की एक दिन की हड़ताल जो है वो कोटद्वार में भी देखने को मिली। मेडिकल स्टोर्स जो है वो बंद रहे, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आपको बता दें, आज पूरे देश भर में मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो बंद रहे, वहीं इसका असर जो है वो कोटद्वार में भी देखने को मिला। दवा व्यापारियों की हड़ताल जो है कोटद्वार में भी देखने को मिली। इस दौरान मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, आज ऑल इंडिया केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑनलाइन के मुद्दे पर और कई कोरोना के टाइम पे जो नियम लगाए गए थे उनके मुद्दों को लेकर हैवी डिस्काउंट, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, मतलब एआई के द्वारा फॉल्स एडिटेड प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयों का उपलब्ध होना, इनके खिलाफ हमारा जो है ये बंद है। और मुझको लगता है कि आज मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में शायद ही कुछ दुकानें खुली हों, वैसे पूरा भारत बंद दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के फोन भी आ रहे हैं कि दवाई नहीं मिल रही है। हालांकि हमारे द्वारा प्रशासन को ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर 3 केमिस्टों के नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। अगर कोई आकस्मिक जरूरत होती है तो एसडीएम साहब को और सीएमएस साहब को हमारे द्वारा ये नंबर दे दिए गए थे, उन पे नंबर पे कॉल करके मेडिसिन उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी सारी अभी हॉस्पिटल से और ये देवी रोड तक पहुंचे हैं, हमें कोई भी दुकान खुली नहीं दिखी। हाँ, दवा इंडिया उससे हमारा देखिए वो जेनिक मेडिसिन की वो है और हमारे बंद से बाहर हैं, इसलिए बाकी जो हमारे साथ हैं कोई भी दुकान इस समय हमें देवी रोड पर और कोटद्वार में खुली हुई नहीं मिली है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर मुनकटिया क्षेत्र में अचानक हुए भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित हो गया है। आपको बता दें, भारी बारिश, अंधेरा और लगातार गिर रहे मलबे के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु रास्ते में फंस गए, जिससे स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बन गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें, सेना नायक एसडीआरएफ अपर्ण यदुवंशी के निर्देशन में पहले सतर्क और तैयार टीमों ने जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए करीब 10,450 श्रद्धालुओं को सुरक्षित मार्ग पर वापस कराया। जवानों ने खराब मौसम और अंधेरे के बीच यात्रियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। वहीं आपको बता दें, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद जेसीबी मशीनों से मलबा हटाकर सड़क मार्ग को दोबारा सुचारू किया गया और वाहनों की आवाजाही बहाल कर दी गई। तो रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग में भूस्खलन हुआ, जिसमें लगभग 10,000 श्रद्धालु फंसे हुए थे। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें बचा लिया। केदारनाथ मार्ग पर जितने भी श्रद्धालु फंसे थे उन्हें बचाया गया। एसडीआरएफ ने 10,450 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया है और अब आगे का मार्ग भी सुचारू कर दिया गया है। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। लगभग 10,450 यात्रियों और श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया गया। उसके बाद जेसीबी मशीन से मलबा हटाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रुद्रप्रयाग की ये तस्वीरें जहां भूस्खलन हुई थी, जिसमें लगभग 10,450 श्रद्धालु फंसे हुए थे। जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इन श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद उन्हें जो रास्ते हैं उन्हें सुचारू किया गया। तो चारधाम यात्रा के लिए सभी यात्री और श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां भूस्खलन होने के कारण ये सभी यात्री जो हैं वो फंस गए थे। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के त्वरित कार्रवाई की वजह से इन श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाया जा सका। रेस्क्यू अभियान के तहत इन्हें सुरक्षित बचाया गया और इन्हें बाहर निकाला गया। इसके बाद आपको बता दें, मार्ग भी सुचारू किया गया है वहां से मलबे हटाकर। ये आप लोग देख सकते हैं एसडीआर की टीम
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। चंपावत जिले के लोहाघाट स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोली ढेक झील के गेटों की मरम्मत कार्य के चलते झील के गेट खोले गए। इसके चलते झील से छोड़े गए पानी के कारण लोहावती नदी का जल स्तर बढ़ गया। आपको बता दें, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नौका संचालन भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कोली ढेक झील की देखरेख का जिम्मा सिंचाई विभाग लोहाघाट के पास है और विभाग की निगरानी में मरम्मत कराया जा रहा है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता आरडी भट्ट ने बताया कि मानसून से पहले हर वर्ष झील के गेटों की मरम्मत और प्रशिक्षण किया जाता है ताकि बारिश के दौरान जल स्तर बढ़ने पर पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। रुड़की से आए विशेषज्ञों की टीम द्वारा गेटों की सफल टेस्टिंग भी की गई। विभाग ने प्रशासन और आसपास के ग्रामीणों को पहले ही सतर्क कर दिया था और मरम्मत कार्य आज पूरा कर लिया गया। तो आपको बता दें, चंपावत के कोली ढेक झील के गेटों की मरम्मत जो है आज पूरी कर ली गई। लोहावती नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद से ये कार्य जो है वो शुरू किया गया। लोहाघाट में नौका संचालन बंद कर दिया गया है, फिलहाल के लिए बंद किया गया है। आपको बता दें, जब तक मरम्मत हो रही है तब तक इस कार्य को बंद किया गया है। सिंचाई विभाग की निगरानी में ये पूरा कार्य जो है वो लगातार किया जा रहा है। गेट मरम्मत के बाद अब सफल टेस्टिंग भी की जाएगी। आपको बता दें, आरडी भट्ट अधिशासी अभियंता ने इसकी जानकारी दी है। तो आपको बता दें, कोली ढेक झील के गेटों की मरम्मत शुरू हुई, जिसके बाद से ये कार्य जो है वो शुरू किया गया। लोहावती नदी का जल स्तर बढ़ गया था, जिसकी मरम्मत का कार्य जो है वो आज शुरू किया गया। वहीं इस दौरान लोहाघाट में नौका संचालन जो है वो कुछ देर के लिए बंद किया गया। सिंचाई विभाग की निगरानी में ये पूरा कार्य जो है वो किया गया। गेट मरम्मत के बाद ये सफल टेस्टिंग की गई। मानसून से पहले गेटों की मरम्मत होती है, डैम के दोनों गेटों की। ये हमारी वर्कशॉप डिवीज़न है रुड़की की, उनकी टीम आई हुई है, उसको ये रिपेयर कर रही है। जैसे ही रिपेयर हो जाएगी, अभी गेट ऊपर नीचे उठाते हुए इसको चेक कर रहे हैं। ये मानसून से पहले करना ज़रूरी होता है। तो अभी हो जाएगा 10, जो गेट उठाया ये तो अभी 10 मिनट में ये बैठा देंगे। और मेंटेनेंस तो पिछले 7-8 दिन से चल रहा है लगातार। गेटों की ऑयलिंग, गेट मतलब गेट का तो उद्देश्य मेन है पानी को बाहर निकालना, बरसात के पानी को, जो लोहावती में पानी आएगा उसको बाहर, बाढ़ के पानी को बाहर निकालने का इसका मेन उद्देश्य है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। टिहरी जिले के चंबा नवागांव सत्यो क्षेत्र में ट्रांस भारत एविएशन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। आपको बता दें, देहरादून जाते समय निर्धारित रूट बदलकर चंबा आराकोट क्षेत्र से गुजर रहे हेलीकॉप्टर के पीछे रोटर में अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार फंस गया। तार फंसते ही हेलीकॉप्टर हवा में बुरी तरह हिचकोले खाने लगा और अनियंत्रित होकर नीचे आने लगा, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इस बेहद खतरनाक स्थिति में महिला पायलट अनुपमा चौधरी ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर को नियंत्रित रखा और सत्यो सकलाना के खेतों में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। हादसे में हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन पायलट समेत सभी 6 यात्री सुरक्षित बच गए। तो आपको बता दें, पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा जो है वो टल गया। तो आपको बता दें, टिहरी में हाई टेंशन तार में हेलीकॉप्टर फंस गया, जिसकी वजह से कई यात्री जो है वो इसमें बुरी तरह फंस गए। हालांकि आपको बता दें, पायलट की सूझबूझ की वजह से पायलट समेत 6 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। तो पायलट की सूझबूझ से ये सफल लैंडिंग जो है वो कराई गई। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन पायलट समेत 6 लोग जो हैं वो सेफ लैंड कर चुके हैं। तो सकलाना के खेतों में ये सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कराई गई है। आपको बता दें, अनुपमा चौधरी जो कि महिला पायलट थी, उन्होंने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर को नियंत्रित रखा और सत्यो सकलाना के खेतों में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। हादसे में हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन पायलट समेत सभी 6 यात्री सुरक्षित बच गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून स्थित पैनासिया हॉस्पिटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और एहतियात के तौर पर मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया।
सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे। सीएफओ अभिनव त्यागी ने बताया कि फायर टीम महज 7 मिनट में मौके पर पहुंच गई थी और तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आग की घटना में किसी की मौत नहीं हुई और न ही किसी के झुलसने की सूचना है। वहीं विनय शंकर पांडे ने कहा कि आग लगने के कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल अस्पताल में स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो मैं मौके पर आया हूँ, आईजी साहब भी हैं। सुबह 9:22 पर जो हमारा आईसीयू है वहाँ पर 6 लोग एडमिट थे और उसके जो फॉल सीलिंग में जो एसी रहता है वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई। जो भी इसके रीज़न है वो तो बाद में जांच के बाद पता लगेगा और आग तेजी से फैली। लेकिन ये फायर सर्विस वालों को जैसी सूचना गई 6 मिनट के अंदर इनका रिस्पांस टाइम था, यहाँ तुरंत आ गए। और चूँकि धुआं इसका और भी वार्डों में फैल रहा था तो कुल टोटल 14 लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। अभी जो जानकारी दी गई है, जो हमारे सीएफओ साहब भी खड़े हैं, कि यहाँ पर किसी की भी कोई डेथ नहीं हुई है। कुछ को कैलाश हॉस्पिटल भेजा गया है, कुछ को दून हॉस्पिटल भेजा गया है। बर्न का भी कोई केस नहीं सामने आया, सभी को सुरक्षित निकाला गया है। चूँकि पेशेंट आईसीयू में थे, अब ये जानकारी अभी कुछ लोग का कहना है किसी की एक डेथ हुई है, तो अब ये जानकारी करने पता लगेगा कि क्या वो सीरियस कंडीशन में था, अपनी बीमारी के कारण गया या कैसे गया, ये अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी कोई इनिशियल स्टेज है। लेकिन बर्न का कोई भी मामला सामने नहीं है। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।